हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शागरिका। सो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है कि बिगनर्स के लिए यूपीएससी सीएससी का प्रिपरेशन कब होना चाहिए, किस वे में होना चाहिए, कैसे अप्रोच होना चाहिए। सो आफ्टर गेटिंग सो मेनी मैसेजेस फाइनली मुझे लगा कि मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो उन बिगनर्स के लिए बनाना चाहिए जो इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं कि उन्हें कहाँ से शुरू करना है, किस वेदर दे हैव टू टेक कोचिंग और नॉट। सो ऑल द कन्फ्यूजन्स आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट एज पर माई एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो जो बिगनर्स होते हैं, मैं उन्हें बिगनर्स मानती हूँ जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। बिगनर्स वो नहीं है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके इस एग्ज़ाम के लिए अप्रोच करते हैं, बल्कि बिगनर्स हर वो इंसान, हर वो स्टूडेंट है जिन्होंने एक माइंड मेकअप कर लिया कि आई हैव टू गो फॉर यूपीएससी। नाउ दे कैन बी इन क्लास 10th ऑल्सो, 12th ऑल्सो, इन द ग्रेजुएशन डेज ऑल्सो, एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब लेके भी प्रिपरेशन करने वाले सब बिगनर्स हैं। आज ये वीडियो उन्हीं के लिए। तो सबसे पहले एक बिगनर को आई वॉन्ट टू कट इट शॉर्ट। सबसे पहले एक बिगनर्स को क्या दिमाग में रखना चाहिए, दैट इज सिलेबस। यूपीएससी ने एक डिज़ाइन किया है परफेक्ट सिलेबस, आप उसे सबसे पहले देखो। अब सिलेबस का रोल इम्पॉर्टेंट क्यों होता है यूपीएससी के लिए? क्योंकि मान लो अगर आप एक अंधेरे जंगल में चल रहे हो, एक जंगल है, देयर इज अ फॉरेस्ट विच इज़ वेरी डार्क, आप वहाँ पे चल रहे हो, आपको कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा, आप किधर जा रहे हो, रास्ता किधर निकलेगा, एंड सडनली आपको एक लाइट हाउस दिखता है। तो आप क्या करते हो, उस लाइट हाउस के पीछे पीछे जाने लगते हो, आपको लगता है कि मेरा रास्ता मुझे मिल गया, वहाँ जाना है। एग्जैक्टली सेम रोल होता है सिलेबस का। अगर आप बिना सिलेबस को अप्रोच किए पढ़ाई करते हो तो क्या होगा ना कि आपका डायरेक्शन इधर उधर कहीं भी जाएगा ना। आप इधर कुछ भी पढ़ लेते हो, कभी भी पढ़ लेते हो, तो दिस इज डायरेक्शन लेस स्टडी। आपके पास सिलेबस है, आपको पता है मुझे हिस्ट्री में यही पढ़ना है, पॉलिटी में ये पढ़ना है, ज्योग्राफी में ये पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में ये पढ़ना है, साइंस टेक में ये पढ़ना है। सो देयर इज एवरीथिंग इज डिफाइंड। प्लीज़ आप उसे ही फॉलो करना एंड डोंट गेट इन टू ट्रैप ऑफ एनी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फलाना ढिमकाना। कोई भी इंसान अगर आपको किसी भी तरह से गलत गाइड कर रहा है कि यूपीएससी में सब आता है, कुछ भी पूछ लेते हैं, तो प्लीज़ आप उस पर मत फंसना, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि आप ऑफिसर लेवल के लिए एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आपको कोई बेवकूफ़ बना जाए तो प्लीज़ इस चीज़ से बचना, ठीक है। यूज़ योर विजडम देयर, अपना दिमाग वहाँ पे ज़रूर लगाओ। फाइन, तो पहला तो हो गया कि आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ना है। द सेकेंड थिंग क्या है, बुक लिस्ट देखो। अब बुक्स, कौन से बुक्स पढ़ने हैं, इस पर भी बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि मार्केट में बुक्स की कमी थोड़ी होती है। बुक्स तो आपको एक ही सब्जेक्ट के पता नहीं 1000 बुक्स मिल जाते हैं, बट कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है डेफिनेटली। यूपीएससी में कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है जो हर टॉपर्स पढ़ के टॉप करते हैं, अच्छे अच्छे रैंक्स लाते हैं, एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बुक्स एंड हेल लॉट ऑफ रिविजन। बहुत ज़्यादा रिविजन, थोड़ा कम बुक, बस इससे काम बन जाता है। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटीज़ आपको शुरू करना चाहिए हमेशा एनसीईआरटी से, एंड दैट टू फ्रॉम क्लास 6 लेवल, 6 से लेकर 12 तक। एंड हर सब्जेक्ट में ये चीज़ लागू नहीं होता, जैसे इकोनॉमिक्स में तो क्लास 6 का कोई बुक ही नहीं होता। तो बहुत बच्चे ऐसे भी परेशान हो जाएंगे, करे यार 6 से 9 तक तो कोई बुक ही नहीं है, क्योंकि बुक होता ही नहीं है भाई इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का बुक होता है एनसीईआरटी 9 से लेके 12th। फाइन, तो इसके बारे में मैं अलग से डिस्कशन करूंगी, क्योंकि एक वीडियो में इतने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना इज़ नॉट पॉसिबल, एंड आपको भी थोड़ा छोटा छोटा वीडियोज़ मिलते जाएगा तो ईजी बनेगा, ठीक है, फॉर यू एंड फॉर मी एज वेल। सबसे पहले बुक्स का बात कर लेते हैं, तो एनसीईआरटीज़ तो पढ़नी ही है, एंड देन जम्प टू स्टैंडर्ड बुक्स। ये दो चीज़ों आपको करना होगा, ठीक है। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करने वाली हूँ, प्लीज़ इसे ध्यान से सुनना। बहुत जगह आपने स्ट्रैटेजी वीडियोस देखा होगा जहाँ पे आपको बोले होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर लो। भाई ये उनके लिए नहीं होता है मेरे हिसाब से। जो बिगनर्स होते हैं, दिस इज़ नॉट फॉर देम। अब मान लो ये होता है कि आप हो एकदम बिगनर, आप चले गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने बैठ गए, आपके दिमाग में क्या आएगा? यही आएगा कि भाई कितना टफ है, मुझे तो इसका एक भी आंसर नहीं आता, यही आएगा। क्योंकि आपको क्या ही पता, आपको उसके बारे में ना हिस्ट्री के बारे में उधर कुछ पता है, साइंस बैकग्राउंड से हो पता चला, और आपको पढ़ने चले गए पॉलिटी का क्वेश्चंस, कोई ऑप्शनल का कुछ उठा लिया, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको लग जाएगा डर। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि उस डर के कारण तो वो एग्जाम में बैठना ही सही नहीं समझते, और उसी से शुरू होता है एक हाइप। क्या हाइप बना? तो यूपीएससी इज़ वेरी टफ, यूपीएससी इज़ वेरी टफ। ये टफ का जो एक हाइप बना, एक सबके साइकोलॉजी में एक ही जैसा काम करने लगा कि क्या, कि यूपीएससी बहुत टफ है। तो सबसे पहले तो भाई एस्पिरेंट्स अपने दिमाग से ये निकालो कि यूपीएससी बहुत टफ है। मैं कभी नहीं मानती कि यूपीएससी बहुत टफ है, बल्कि यूपीएससी बहुत लेंदी है, वास्ट है। टाइम बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कम टाइम होता है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें को करना पड़ता है। तो यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट, आई थिंक,
हाउ एनालिटिक यू आर, सोचने का क्षमता आपका कितना ज़्यादा है, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में सोच होना चाहिए, आपके सोचने का क्षमता क्या है, ठीक है। एंड इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हो, टाइम को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। वास्ट सिलेबस, कम टाइम, तो टाइम मैनेजमेंट का स्किल है, सो इट्स नॉट टफ। पहले तो ये हटा दो। अब देखो होता ये है कि एक बिगनर गया मार्केट में, उसने क्वेश्चन देखा, उसे डर लग गया कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, मुझसे नहीं होगा। अब भाई वो क्वेश्चन किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? वो क्वेश्चन उनके लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्होंने उस एग्ज़ाम के लिए 1.5 साल 2 साल से पढ़ाई किया होगा, तो उसके लिए तो ईजी होगा ना भाई। अब आपसे मैं पूछ लूँ कि बताओ पिडमॉन्ट माउंटेन क्या है, फोल्ड माउंटेन क्या है, कहाँ पे क्या मिलता है बताओ, यहाँ पे वो मतलब एवरीथिंग, कुछ भी मैं एटलस से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैंने कुछ भी अमेंडमेंट पूछ लिया, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट डाल दिया आपके पास, क्या समझोगे आप अगर आप बिगनर हो? एक टाइम पे मैं भी तो बिगनर थी, बट पढ़ते 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 एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि आप में ये स्किल्स खुद डेवलप हो जाएगी। सो डोंट वरी, डोंट टेक सो मच स्ट्रेस। तो तुरंत जाके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं कूदना है, सबसे पहले सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस को देख के आपको थोड़ा सा भाई अपना रिसर्च करना है। अब रिसर्च कैसे करोगे? आज के टाइम पे इंटरनेट है, यूट्यूब देखो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ निकालो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालो कि किस वे में कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। टारगेट सेट करो, मुझे आज इतने एनसीईआरटीज कंप्लीट करने हैं, एनसीईआरटीज पढ़ के कुछ नॉलेज गेन करो। जब तक आप लोग जीएस के कुछ नॉलेज गेन नहीं करते, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट जो है इसके नॉलेज आपको नहीं है, मतलब मोटा मोटा कुछ तो नॉलेज होना चाहिए, तब तक आप क्या नहीं कर पाओगे? तो तब तक आप न्यूज़पेपर में जितने भी एडिटोरियल्स आते हैं वो नहीं कर पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा जीएस का आपका पकड़ होना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में। तो ऐसे करके तो पढ़ाई कभी मत करना। मैं कहूँगी कि पहला 1 मंथ डेडिकेट कर दिए हिस्ट्री को एंड दूसरा मंथ दूसरे सब्जेक्ट को, चारों सब्जेक्ट को मिक्स कर करके पढ़ो। मंडे को आपने मान लो पढ़ लिया हिस्ट्री, ट्यूसडे को ज्योग्राफी, इस वे में पढ़ो कि सारे सब्जेक्ट के साथ आपका बॉन्डिंग हर वीक बना रहे, राइट। एंड साइड बाय साइड न्यूज़पेपर को ऑप्ट करो। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, मंथली मैगजीन कैसे पढ़ना है, इसके वीडियोस मैंने पिछले कुछ दिन पहले ही मैंने डाला था, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। आप इस वीडियो को देखो, देन उन दोनों वीडियोस को देखो, सबको देखने के बाद एक सेट करो दिमाग में, क्योंकि ये जॉब आपका है। आपको घर आके कोई भी ये चीज़ नहीं सिखा सकता, कुछ चीज़ें आपको खुद सीखनी होती है। तो सीखो, सीखने का वो आपके अंदर जो होता है बर्निंग डिज़ायर, वो होना चाहिए, राइट। क्योंकि आप इस एग्ज़ाम को ऑप्ट किए हो, एग्ज़ाम ने आपको नहीं चुना है, आपने एग्ज़ाम को चुना है, तो आपको कुछ अलग और हटके, दूसरे लोगों से हटके कुछ करना होगा, राइट। ये तो हुआ कुछ पॉइंट्स। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, मतलब इस बारे में बहुत स्टूडेंट्स का बहुत क्वेरी रहता है कि कोचिंग में जाए या कोचिंग में या फिर घर से स्टडी करें। सो इसके ऊपर मैं 4 पॉइंट्स ही बोलना चाहूँगी। सबसे पहले मैं देखती हूँ कि मान लो आपने कोचिंग ऑप्ट कर लिया, इसका प्रॉस देखते हैं, इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या निकलता है। अब मान लो आपने कोचिंग ज्वाइन किया है, तो आपको मिल जाएगा क्या? तो आपको मिल जाएगा एक गाइडेंस। आप एक गाइडेंस के अंदर रहोगे। मान लो आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हो, मैं नाम नहीं लूँगी, कोई भी कोचिंग अपने सिटी का, ज़रूरी नहीं वो दिल्ली हो, बट दिल्ली में अक्सर लोग ज़्यादा जाते हैं, बट एवरीवन कांट अफोर्ड दिल्ली। सो आप कहीं से भी हो, तो कोई भी कोचिंग, लोकल कोचिंग हो, कुछ भी हो, आपने ज्वाइन किया, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी, वहाँ पे होता ये है कि टीचर्स जो होते हैं वो आपको एक पूरा आपको बता देते, एक टाइमलाइन दे देते हैं, आप बाउंड हो जाते हो उस टाइमलाइन के अंडर। आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक ऐसा प्रेशर जिसके अंतर्गत आपको ये काम इस समय करना होगा, आपको ये टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना ही होगा। संडे टेस्ट है तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ और कर लिया, आपको वो टेस्ट देने जाना ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने पैसा डाल दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी है। कैसे हेल्पफुल है? क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बना देगा। तो ये तो हुआ कोचिंग का एक बहुत अच्छा गुड पॉइंट। अब कोचिंग का कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। कोचिंग का नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि अगर मान लो आप जाते हो किसी भी कोचिंग सेंटर में, सबसे पहले तो आपके आने जाने का टाइम ले लो, वहाँ गया टाइम। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कोचिंग जा रहे हो, आप फ्रेंड्स ना बनाओ। वहाँ पे फ्रेंड्स बनाओगे तो चाय पे चर्चा ज़रूर होगा, क्योंकि ये एक फैशन है, यूपीएससी के स्टूडेंट्स करते हैं। न्यूज़पेपर एंड चाय पे चर्चा, ये 2 चीज़ होता है, स्पेशली इन सिटीज़ लाइक दिल्ली। वेल वो आप अपने सिटी में भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये ज़रूर होता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया कि जितने ज़्यादा पीयर्स, जितने ज़्यादा दोस्त, उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन। कोचिंग जाने का ये एक डीमेरिट। दूसरा, बहुत ज़्यादा मनी चार्ज करते वो कोचिंग वाले
आपका जो एक फ़ीस बनता है वो मोटा मोटी कुछ नहीं तो 1 से 1.5 लाख तो एक स्टैंडर्ड कोचिंग का आराम से होता है। और अगर आप अपना घर छोड़ के कहीं पे जा रहे हो, हॉस्टल ले रहे हो, तो हॉस्टल फीस, फूड एंड मेस, सब चीज़ लेके अलग खर्चा बनता है। सो दैट इज़ द स्ट्रेस, अनदर स्ट्रेस फॉर द बैचलर्स लाइक अस। ये एक बनता है। कुछ और भी प्रॉब्लम्स एसोसिएट है विद कोचिंग्स, जैसे कि मान लो आप कोचिंग जा रहे हो, आप वहाँ पे जाते तो हो, लेकिन आपको मान लो आपके मन लायक टीचर नहीं मिला, आपने पैसा डाल दिया, आपके मन लायक टीचर नहीं मिला, देन व्हाट? ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। तो कोचिंग्स के डीमेरिट्स भी है, मेरिट्स भी है। अब डीमेरिट्स आपके लिए ज़्यादा हो रहा है, मेरिट्स ज़्यादा हो रहा है, उस बेसिस पे आप डिसाइड करो आपको कोचिंग जाना चाहिए या नहीं। बहुत लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि घर पे पढ़ाई होती है या नहीं। बिल्कुल होती है, घर से पढ़ के देयर आर मेनी स्टूडेंट्स। सबसे क्लासिक अगर मैं एग्जांपल दूँ जिन्होंने घर पे ही पढ़ के यूपीएससी सीएससी को क्वालिफाई किया, इज सृष्टि जैन देशमुख मैम। रैंक 5 रही है एंड वो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है कि घर पे पढ़ के उन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया है। आप उनका इंटरव्यू जाके ज़रूर देख सकते हो, जहाँ पे उन्होंने बहुत साफ साफ बताया है कि अगर वो दिल्ली जाती तो शायद वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाती। तो कुछ सोच के उन्होंने बताया होगा। अगेन ये एक विषय हो गया, एक चर्चा का विषय हो गया कि अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग चीज़ें सूट करती है। ओके, अगर आप घर से पढ़ाई कर रहे हो तो उसको कैसे अप्रोच कर सकते हो? तो घर से पढ़ाई करने का जो अप्रोच होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। पहला तो डिसिप्लिन होना, अपने साथ डिसिप्लिन होना। घर पे पढ़ने का एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि थोड़ा सा फोकस लूज होता है, क्योंकि आप अगर अपने ऊपर डिसिप्लिन, मतलब खुद को डिसिप्लिन नहीं रख पा रहे हो तो हो जाएगा पंगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिसिप्लिनरी लाइफ को लीड करना होगा फॉर 1 to 1.5 ईयर, नॉट इससे ज़्यादा। ठीक है, तो घर पे भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट की कमी नहीं है, फैसिलिटीज़ पे फैसिलिटीज़ मिलते जा रही है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। वी हैव टेलीग्राम ग्रुप्स, वी हैव इंटरनेट, वी हैव गूगल, वी हैव एवरीथिंग। PDF निकालो, डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो, स्टार्ट स्टडिंग। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? किसी भी अच्छे कोचिंग नोट्स को आप अपने घर पे भी मंगा सकते हो। आपको गूगल, टेलीग्राम, हर जगह ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जहाँ पे आपको ऐसे नोट्स भी अवेलेबल करा दिए जाते हैं आपके घर, आपके डोर स्टेप। तो इससे ईजी क्या हो सकता है? घर पे रहकर ज़रूर प्रिपरेशन कर सकते हो। आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं, आपकी एनर्जी बचती है, आपको कोचिंग आने जाना नहीं होता है। यू आर योर ओन बॉस। आपको कब क्या पढ़ना है, ये इतने तो मेच्योर आप हो कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कब क्या पढ़ना है, और इतने इमेच्योर नहीं हो कि आपने यूपीएससी ऑप्ट किया है और आपको स्टिल किसी की गाइडेंस की ज़रूरत हो रही है कि जो आपके पीछे दिन रात लगे रहे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सो नॉट दैट किड, राइट? सो आपने देख लिया कि आप घर पे भी रह के पढ़ सकते हो, आप कोचिंग भी ऑप्ट कर सकते हो। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ योर होम, योर एनवायरनमेंट। मैंने दोनों पक्ष में ही एक डिप्लोमेटिक स्टैंस रखा, क्योंकि मैं किसी के टुवर्ड्स इंक्लाइंड नहीं हो सकती, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना अपना तरीका होता है चीज़ों को चूज़ करने का। सो ये वीडियो तो था बहुत ही एक कट शॉट मैंने रखा था, एक छोटा सा ही वीडियो डालने का कोशिश किया कि जिससे आपको एक मोटा मोटी एक फ्रेमवर्क मिल जाए कि शुरू कैसे करना है। आने वाली वीडियोज़ में मैं इसको और थोड़ा सा ब्रेकआउट्स दूंगी, जैसे कि कौन से बुक्स ऑप्ट करने हैं, मीन्स पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो होगा जिस पे मैं रिसोर्सेज पूरा डिस्कस करूँगी। कुछ वीडियोज़ में मैं और भी कुछ डिस्कस करना चाहूँगी कि घर पे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कैसे प्रिपेयर करो, तो उस पर मैं कुछ अच्छा से बता सकती हूँ कि बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग इट, सो आई कैन गाइड यू इन अ वेरी बेटर वे। सो आज के लिए गाइज इतना ही। सो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, बने रहे मेरे साथ मेरे आने वाले वीडियोज़ में। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी कुछ कर दो, जिससे कि मेरे को मिले यार कुछ मोटिवेशन मिले आने वाले वीडियोस को कुछ बनाने का। सो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज, एंड टू ऑल माई एस्पिरेंट आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. Do your best, keep focus, and let's crack it together.